आज हम बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर के अंदर रेस्पिरेशन को डिस्कस करते हैं और सेलुलर रेस्पिरेशन में एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। याद रहे कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन को सेकंड नेम फर्मेंटेशन से भी हम पढ़ते हैं और इसी प्रोसेस को विदाउट ऑक्सीजन प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का पाथवे जो है, इसकी साइट जो है वो है साइटोप्लाज्म, यानी ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, इसीलिए इसको लिखते हैं साइटोप्लाज्मिक पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन। ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन 2 पाथ्स में होती है, यानी इसके 2 पाथ्स हैं। उनमें नंबर 1 जो पाथ है वो कहलाता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जबकि सेकंड जो पाथ है वो कहलाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यानी C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप से होता हुआ आगे एंड में लैक्टिक एसिड्स बनाएगा, यानी लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं इसको हम फार्मूले से लिखते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट पता चले कि ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड बनेंगे, यानी C3H6O3 इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। एंड प्रोडक्ट की वजह से इसका नेम है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और अल्कोहल फर्मेंटेशन के दौरान ये जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6 ये ग्लाइकोलाइसिस से होता हुआ जब प्रोसेस में जाता है तो इस प्रोसेस के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH यानी 2 मॉलिक्यूल्स ये बनते हैं और इसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट्स में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है। तो ये 2 पाथ्स हैं। अब हम पाथ नंबर 1 को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद पाथ 2 को डिस्कस करते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को अब हम प्रोसेस में यानी इसका पाथवे जो है उसको डिस्कस करते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उस प्रोसेस से आगे की तरफ जाएगा। थोड़ा सा इसका रिव्यू कर लेते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का फर्स्ट फेज यानी प्रिपरेटरी फेज जो होता है उसके अंदर 2 ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं और उसे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड बने थे। उसके बाद ये दोनों फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडेटिव फेज में गए थे, यानी सेकंड फेज में। इस फेज के दौरान हर एक मॉलिक्यूल से 2 ATP हासिल हुए थे, यानी ये टोटल 4 ATP हमें गेन हुए थे ऑक्सीडेटिव फेज में, और इससे 2 NADH2 भी ऑक्सीडाइज होके हमें गेन हुए थे। ये जो 4 ATP हैं इनमें से 2 ATP ये जो स्पेंड हो चुके हैं ये हम माइनस करेंगे, बाकी इस जगह पे जो है 2 ATP बचेंगे। इसको हम बाद में सम अप करते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसके यानी ग्लाइकोलाइसिस के फेस में से हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट भी मिले थे। तो ये जो पायरुवेट या पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल है अब ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जाएगा, यानी ग्लूकोज जो है फर्दर ब्रेक होगा लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती। तो इस प्रोसेस के अंदर एक ही रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन को हम लिखते हैं कि रिडक्शन होती है। तो रिडक्शन का प्रोसेस होता है। जब भी रिडक्शन होती है तो उसके अंदर जो है NADH2 का मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस हो जाता है NAD के अंदर, यानी NADH2 जो है अपने हाइड्रोजन्स इसको डोनेट कर देता है और उसके साथ ये NAD के फॉर्म में इसे रिलीज हो जाता है। तो अब ये पायरुवेट का जो मॉलिक्यूल है
ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टेट या लैक्टिक एसिड के अंदर। तो ये लैक्टेट का मॉलिक्यूल है, इसको हम इसी फार्मूले से भी लिखते हैं कि ये C3H6 और O3 यानी लैक्टिक एसिड बन गया है। थोड़ा सा आप जहन में रखेंगे कि इस जगह पे पायरुवेट जो थी इसका फार्मूला भी था C3H4O3। तो इस जगह पे जब NADH2 ने 2 हाइड्रोजन्स इसके अंदर ऐड किए तो ये जो है H6 हो गया, यानी पायरुवेट से लैक्टेट या लैक्टिक एसिड बना। सिर्फ जो एक रिएक्शन हुआ है वो हुआ है रिडक्शन का। सेम इसी तरह से ये जो पायरुवेट एसिड का मॉलिक्यूल है वो भी इसी तरह से प्रोसेस होगा और इसका भी एंड प्रोडक्ट जो है वो सेम मिलेगा, यानी इससे भी लैक्टिक एसिड का एक मॉलिक्यूल मिलेगा और इसके भी इस जगह पे रिडक्शन का प्रोसेस होगा। तो अब हम एनर्जी के हवाले से इसको जब देखेंगे प्रोसेस को, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर पाथवे तो फर्मेंटेशन का हुआ है लेकिन कोई एनर्जी जो है ज़्यादा यील्ड नहीं हुई है। एनर्जी सिर्फ हमें इस जगह पे जो 2 ATP बचे थे स्पेंड होने के बाद, तो नेट गेन इस प्रोसेस का सिर्फ 2 ATP है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये लो एनर्जी वाला प्रोसेस है। अब इसका जो सेकंड पाथवे है जिसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हम कहते हैं, उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। उस प्रोसेस के अंदर भी जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कॉमन है, वो जैसे था ऐसे ही होता है। उसके बाद पायरुवेट या पायरुविक एसिड का जो मॉलिक्यूल है ये जो है आगे रिएक्शन में जाता है, लेकिन इसके अंदर जो फर्स्ट रिएक्शन होता है उस रिएक्शन को हम लिखते हैं डी कार्बोजाइलेशन। यानी इसका ये जो रिएक्शन है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इस मॉलिक्यूल से रिलीज होती है। इस रिएक्शन को डी कार्बोजाइलेशन कहा जाता है। जैसे ही डी कार्बोजाइलेशन हो जाती है उसके बाद ये जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइलडिहाइड में। तो हम इस जगह लिखते हैं एसिटाइल, ये इससे एसिटाइल बन गया। नाउ एसिटाइल का मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा और इसके अंदर रिडक्शन होगी, यानी नाउ रिडक्शन का फिनोमेना होगा और रिडक्शन के दौरान NADH2 यानी NADH2 का जो मॉलिक्यूल है ये रिड्यूस होगा और NAD में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही एसिटाइल का मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा तो इस मॉलिक्यूल से आगे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट होता है इथाइल अल्कोहल। यानी अब इससे इथाइल अल्कोहल बन गई, जो ये मॉलिक्यूल है इथाइल अल्कोहल, और ये जो हम कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं वो इस जगह पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी हासिल हुई है। तो एक पायरुवेट के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन होने का ये प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस में किसी भी जगह ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हुई, इसीलिए ये स्टेप भी फर्मेंटेशन कहलाता है। सेम इसी तरह से ये जो पायरुवेट है साथ में ये भी सेम प्रोसेस में जाएगी और इसका भी एंड प्रोडक्ट जो है वो सेम मिलेगा। तो इसीलिए इस पूरे प्रोसेस से इथाइल अल्कोहल के, या इसको इथेनॉल भी कहते हैं, इथेनॉल के हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, उसके साथ साथ 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में कोई भी एनर्जी जो है वो गेन नहीं हुई। तो एनर्जी के हवाले से ये जो हम देख लें कि ये जो NADH2 थे ये इस जगह पे इस्तेमाल हो गया, एक NADH2, और इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल था वो इसके साथ इस प्रोसेस में इस जगह पे इस्तेमाल हो जाएगा। ये जो 4 ATP थे, इन 4 ATP में से 2 तो पहले यूज़ हो चुके थे, बाकी यानी नेट गेन इसका भी 2 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं। यानी ये जो मॉलिक्यूल है ये इसका नेट गेन ऑफ एनर्जी है। थोड़ा
अब ये जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये तब होती है जब हम थक जाते हैं, यानी जब हमें फैटिग होती है तो उस वक्त ये होती है, और सम ऑफ द बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोसेस होता है। जबकि ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है ये यीस्ट या अदर फंजी में होती है। तो ये इसके ऑर्गेनिजम्स जो हैं अलग अलग होते हैं जिनके अंदर ये दोनों प्रोसेस परफॉर्म होते हैं। तो आइए अब हम स्टूडेंट्स इसके अंदर डिफरेंस समझते हैं। कभी एग्जाम में आ जाता है कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंशिएट कीजिए। तो जब हम एनएरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो इन 5 डिफरेंसेस को हमें नज़र में रखना है। फर्स्ट डिफरेंस जो है वो कंबस्शन या ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज का होता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज की कंबस्शन इनकम्प्लीट होती है, यानी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन इसकी हो जाती है। सेकंड जो डिफरेंस है वो एनर्जी के यील्ड के हवाले से है, यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी जो है वो लो क्वांटिटी या लो अमाउंट के अंदर हमें गेन होती है, जिसके लिए हम लिखते हैं ओनली 2 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमें गेन होते हैं इस प्रोसेस के अंदर, इसीलिए ये लो एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है इसको हम लिखते हैं कि ये हाई एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस है। इसके अंदर 36 से लेकर 38 ATP ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडाइजेशन के बाद हमें मिलते हैं। इस जगह पे जो है मोस्ट ऑफ बुक्स 36 लिखते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स के लिए कहा जाता है कि उनके अंदर 36 ATP गेन होते हैं। इसलिए ये रेंज में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज 36 to 38 ATP गेन करवाता है। इसके बाद प्रोडक्ट्स का डिफरेंस है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एक प्रोडक्ट तो वो है जो लैक्टिक एसिड के अंदर, यानी इसके अंदर लैक्टिक एसिड जो है प्रोडक्ट में मिलती है। याद रहे कि ये प्रोसेस जो है ये ह्यूमन बीइंग में या कुछ बैक्टीरिया में होता है, जबकि दूसरा जो इसका पाथवे था उसके अंदर इससे इथाइल अल्कोहल और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट गेन हो रही थी। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इससे वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो एज ए प्रोडक्ट मिलेंगे। ये वही प्रोडक्ट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान एज ए रॉ मटेरियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इस्तेमाल हुए थे, यानी इस जगह पे ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया है, वही रॉ मटेरियल इससे जो है हमें गेन हुए हैं जो रिएक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल हुए थे। नेक्स्ट जो फोर्थ डिफरेंस है वो है इसकी अकरेंस या साइट। एनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए हम लिखते हैं कि ये साइटोप्लाज्मिक है, यानी ये साइटोप्लाज्म के एरिया के अंदर होती है, या आप लिख सकते हैं कि ये साइटोसोल के अंदर होती है। तो इसकी एरिया साइटोप्लाज्म या साइटोसोल है। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होता है, इसीलिए इसको लिखते हैं ये साइटोप्लाज्मिक भी है। जबकि इसके बाकी स्टेप्स जो हैं वो सेलुलर ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, इसीलिए इसका जो सेकंड फेज है यानी क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाला प्रोसेस वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो इसकी साइड साइटोप्लाज्म भी है और उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी है। और लास्ट जो डिफरेंस है वो स्टेजेस का है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन एक सिंपल प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर 2 स्टेजेस हैं। एक स्टेज कहलाती है ग्लाइकोलाइसिस और सेकंड स्टेज जो है वो कहलाती है फर्मेंटेशन, यानी ये 2
स्टेप्स में होता है, ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जिसके अंदर ये दो स्टेप यानी ग्लाइकोलाइसिस और ग्लाइकोलाइसिस के बाद कुछ लिंक रिएक्शंस होते हैं, लिंक रिएक्शंस, और लिंक रिएक्शन के बाद थर्ड स्टेप जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है क्रेब्स साइकिल, ये होता है। और उसके बाद इसका जो लास्ट स्टेप है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC। तो ये इसका जो लास्ट स्टेप है वो यानी क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। लिंक रिएक्शन ये माइटोकॉन्ड्रिया की डबल मेम्ब्रेन के बिटवीन इंटरमेम्ब्रेन होता है, जबकि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्मिक एरिया के अंदर होता है। तो इसी तरह से ये दोनों प्रोसेस जो है वो डिफरेंशिएट हो गए और इनके डिफरेंस भी हमें माइंड में आ गए। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में एरोबिक रेस्पिरेशन को कंप्लीट समझने की कोशिश करेंगे। होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा।